रूस यूक्रेन की लड़ाई में आखिरकार तालिबानी लड़ाके क्या कर रहे हैं, इनकी एंट्री कैसे हो गई है, तालिबान कैसे लड़ रहा है और किस देश की तरफ से लड़ रहा है। तालिबान ने खुद ही खुलासा कर दिया है कि किस देश की वजह से तालिबानी लड़ाके पहुंच गए हैं रूस यूक्रेन की लड़ाई में। जानेंगे क्या है खेल। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने 47 बहुत बड़े भीमकाय जहाज के साथ पूरा का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। जियोपॉलिटिक्स में असली वाला धमाल मचा दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। खुफिया एजेंसी के बीच न एक हड़कंप सा मच गया जब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई कि अफगानिस्तान के लड़ाके रूस यूक्रेन की लड़ाई में शामिल हैं। तब ये खोजबीन होने लगा कि आखिरकार ये लड़ाके पहुंचे कैसे। सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आई कि ये लड़ाके पूरी तरीके से ट्रेंड थे, अमेरिकी हथियारों के बारे में जानकारी रखते थे, अमेरिकी हथियारों को इन्हें चलाना भी आता था और अमेरिका किस तरीके के ट्रिक इस्तेमाल करता है ये भी इन्हें आता था। ये लड़ाके वहां पहुंच गए और वहां पहुंचकर ये रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। और भी ज्यादा छानबीन होने लगी, आखिरकार अफगानिस्तान से निकलकर ये वहां तक पहुंचे कैसे। तालिबान से सवाल करना शुरू कर दिया अमेरिका ने कि तुम्हारे यहाँ से लड़ाके वहां कैसे पहुंच रहे हैं। दुनिया भर में भी टेंशन होने लगी कि तालिबान अगर ऐसा करने लगेगा तब तो कल को किसी भी युद्ध में तालिबानी पहुंच जाए या किसी और देश में पहुंच जाए, क्या ये अपने सैनिकों को भाड़े के रूप में देने लगे हैं। अब तालिबान ने इसका खुलासा खुद ही कर दिया है। तालिबान ने कहा है और उसके जो मंत्री हैं, शरणार्थी मामलों के मंत्री खलील रहमान हक्कानी, इसने बोला कि नहीं, इस वक्त ताकत के रूप में वो सैनिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब तालिबान कब्जा कर रहा था तो भाग भाग कर आसपास के देश में गए थे। तब एक देश ऐसा था जिसने दरवाजा खोला था और इन सैनिकों को आने दिया था। कई कई रैंक के थे, बहुत एयरफोर्स भी थे, एयरफोर्स के अफसर थे और भी लोग थे। ये देश था ईरान। ईरान ने अपना दरवाजा खोला था और वहां उसने अफगानी सैनिकों को शरण दी थी। ये पूर्व सैनिक अब काफी समय से ईरान के अंदर हैं। उन्हें लगता है कि हम वापस आते हैं अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान में मारे जाएंगे, लेकिन जो परिवार के साथ गए हैं आखिर उन्हें अपना परिवार भी चलाना है। परिवार चलाने के लिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। कहा जा रहा है कि ईरान में एक ग्रुप एक्टिव हो चुका है और ये ग्रुप यही काम कर रहा है कि ये ट्रेंड सैनिकों को ऑफर दे रहा है, आप चाहे तो सीरिया के युद्ध में हिस्सा ले लीजिए, आप चाहे तो इराक के युद्ध में हिस्सा ले लीजिए, आप चाहे तो रूस यूक्रेन के युद्ध में हिस्सा ले लीजिए। ये भी कहा जाने लगा कि रूस ने इन लड़ाकों को खास तौर पर बुलाया, पैसे देकर बुलाया। अब इन्हें पैसों की जरूरत है, ऐसे में ये लड़ाके पहुंच रहे हैं रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी। तालिबान ने अब इस मामले में सफाई दी और सफाई देते हुए ये कहा कि हमने इस मामले को ईरान के साथ भी उठाया और कहा कि आखिरकार भागकर जिन्होंने शरण ली है उसे हमें वापस करो। ये सैनिक पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और ईरान जिस तरह हिंसक गतिविधियां करवा रहा है उससे नुकसान हो रहा है। परिवार का खर्चा चलाने के लिए ये मजबूर हैं और मजबूर होकर आखिरकार इन्हें कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ेगा। ईरान ने तालिबान के इन आरोपों को सीधे सीधे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी गलत है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं और न ही हमारे तरफ से कोई ऐसा है जो इन सब मामलों में संलिप्त हो। खैर, अब ये रिपोर्ट्स कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं ये तो या तो ईरान बता सकता है या फिर रूस और यूक्रेन। पर अगर धुआं उठा है तो कुछ न कुछ आग तो जरूर लगा होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करने वाली है। जब महामारी फैला तो सबसे बड़ी चीज हमने देखा कि चाइना के जो पोर्ट थे वो चाइना के पोर्ट शिप से लगे हुए थे, कंटेनर्स से लगे हुए थे। एक बैकलॉग सा क्रिएट हो गया था, एक हुजूम सा क्रिएट हो गया था और इस बैकलॉग को क्लियर करने में चीन को 6 महीने से ज्यादा का समय लगा। अभी भी पूरी तरीके से ये बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ है। उस समय दुनिया ने 2 चीजें देखी, एक
दुनिया मजबूर थी कि चीन के पास ये शिपमेंट रुकी हुई थी और ये दूसरे देशों के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके पास कंटेनर नहीं थे। दुनिया का 80% कंटेनर बनाता है चाइना और भारत भी उन देशों में था जो 100% कंटेनर के लिए निर्भर रहता है चाइना के ऊपर। और इस वजह से ये ऐसे देश थे जो कहीं से मंगवा भी नहीं सकते थे। भारत को भी समझ में आया उस समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि न तो भारत के पास जहाज थे और न ही भारत के पास कंटेनर थे। कंटेनर शिपमेंट बेहद जरूरी था और अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से शिपमेंट को हथियार बना रहा है यूरोप और G7 के देश तेल के मामले में। प्राइस कैप मानोगे तो फिर जहाज और कंटेनर्स मिलेंगे, नहीं प्राइस कैप मानोगे तो नहीं मिलेगा। भारत इस चीज को बहुत पहले समझ चुका था कि यातायात के लिए अपनी चीजें होना बेहद जरूरी है। कई लोगों का सवाल रहता है कि भारत कच्चे तेल सस्ते में खरीद रहा है तो फिर तेल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं, बाकी सारी चीजों में सरकार छूट क्यों नहीं दे रही है, बेतहाशा पैसे क्यों नहीं खर्च किए जा रहे हैं नागरिकों के ऊपर, सुख सुविधाओं के ऊपर। तो आपको बता दें, जो काम काफी पहले किया जाना चाहिए था वो काम अब जाके हो रहा है। 70 सालों में इस दिशा में कभी कोई कदम बढ़ाया ही नहीं गया। हमारे पास अपने शिप क्यों नहीं है? जब चाइना अपने लिए बना सकता था तो हम क्यों नहीं बना सकते थे? अब जाके उस सेक्टर में ध्यान दिया गया है और जिसका नतीजा ये हुआ है कि भारत ने अब कंटेनर शिप बनाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने वैसे तो 2015 से ही इस क्षेत्र में काम करना बढ़ा दिया था, लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा गति दे दी गई है। अगले साल से कई ऐसे कंसाइनमेंट मिलेंगे जो भारत अपने शिप में भेज रहा होगा। तो वहीं 2030 तक 47 कंटेनर शिप तैयार करने के लिए आगे बढ़ चुका है भारत। आपको बता दें, भारत सरकार ने इस क्षेत्र के लिए $20 मिलियन अभी तक खर्च कर दिए हैं और भी कई टारगेट्स हैं ताकि इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। कहा जाता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां 12 लाख कंटेनर्स इस्तेमाल होते हैं। ये कंटेनर्स ज्यादातर दिए जाते हैं चाइना के जरिए, पर अब भारत न सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेगा पर दुनिया भर के देशों में भी सप्लाई करेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।